तो बच्चों आज के लेक्चर में हम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के पीवाईक्यू में रासायनिक बंध केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी में कहें तो किसमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बंध होते हैं। आयोनिक बॉन्ड भी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा NaOH। क्यों बोल रहा हूँ मैं NaOH? क्योंकि NaOH इस एग्जांपल में Na प्लस और OH माइनस, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच का जो बंध है वो आयनिक बंध है। ठीक है, अंग्रेजी में आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर इसमें हम OH को ओपन करके देखें तो O और H के बीच का जो बॉन्ड है, बंध है, वह सहसंयोजी बंध है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो दोनों प्रकार के बंध, आयनिक बंध भी और सहसंयोजक बंध भी। ठीक है, इसलिए हमने हमारे आंसर को NaOH चुना। हम जानते हैं पहले से पानी के दोनों बंध H2O में सहसंयोजी बंध हैं, CO2 में दोनों बंध सहसंयोजी बंध हैं। तो यहाँ पर हमको एकमात्र ये उदाहरण ऐसा मिल रहा है जहाँ पर आयनिक भी है और सहसंयोजक भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अणु जो अष्टक नियम का पालन नहीं करता है, मॉलिक्यूल विच डज नॉट ओबे ऑक्टेट रूल। ठीक, तो हमने जब थ्योरी पढ़ी इस चैप्टर की तो हमने पढ़ा था बच्चों कि बोरॉन के जो कंपाउंड होते हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, बोरॉन के यौगिक अष्टक नियम का पालन नहीं करते। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बोरॉन वाला एक एग्जाम्पल। बोरॉन के अंतिम कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, यह 3 तरफ हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करेगा एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट को भी ऑक्टेट में हम गिन लेते हैं कि चलो ठीक है डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन का। लेकिन बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बोरॉन के पास खुद के 3 हाइड्रोजन के 3 मिला के टोटल 6 ही हो रहे हैं, जबकि अष्टक नियम कहता है कि बंध बनने के बाद 8 हो जाना चाहिए। इसलिए अष्टक नियम का पालन नहीं कर रहा है, बाकी सब लोग अष्टक नियम का पालन कर रहे हैं। NH4 प्लस में के आयनन में, अब यहाँ आयनन गलत छपा, आयन आना चाहिए, आयन में आबंधों की प्रकृति है, द नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन द NH4 प्लस। हमने ये भी काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, ये भी हमारी थ्योरी में पढ़ा है कि नाइट्रोजन में संयोजकता कोश में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तरफ तो नाइट्रोजन एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करता है, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। चौथी तरफ वो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, तो ये जो 3 बंध होते हैं, ये 3 सहसंयोजी बंध है जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ। ये तीनों सहसंयोजी, तो 3 सहसंयोजक, 3 कोवेलेंट, और आखिरी वाला उपसहसंयोजक, एक उपसहसंयोजक, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों प्रकार के बंध बनाता है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन में कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने, जल में सर्वाधिक विलयशील सिल्वर। तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का पूछा गया, जल में विलयता किसकी होती है? तो जल में विलयता, द सिल्वर हेलाइड हैविंग मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर, द हाईएस्ट सॉल्युबल इन वाटर। जल में विलेयता, अंग्रेजी में कहें तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर का मतलब है
कि जिसमें कौन सा लक्षण ज्यादा है, आयनिक लक्षण। जिसके अंदर आयनिक गुण ज्यादा होगा, आयनिक लक्षण ज्यादा होगा, वह जल में विलेय होगा। ठीक है, आयनिक लक्षण ज्यादा वाला यौगिक जल में विलेय होगा। विच हैज मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर वाला वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब अगर हम चारों आंसर को ध्यान से देखें तो चारों में सिल्वर 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 तो कॉमन है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फ्लोरीन माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज, आकार हिंदी में कहें तो बढ़ रहा है। और हमने फजन के नियमों में पढ़ा था, फजन्स रूल। क्या पढ़ा था फजन्स रूल में? फजन्स रूल में ये पढ़ा था कि आयनिक लक्षण का, आयनिक गुण कह लो, आयनिक लक्षण कह लो, अंग्रेजी में आयनिक कैरेक्टर कह लो, उसका किसके साथ, एनायन, साइज ऑफ एनायन, हिंदी में कहें तो ऋणायन का आकार, इसके साथ उल्टा रिश्ता है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो आयोनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। सीधा सीधा इसको समझाना चाहूं तो जिस एनायन का आकार छोटा होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। चारों में फ्लोरीन वाली एनायन छोटी है क्योंकि समूह में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। जो एनायन छोटी होगी उसमें आयनिक लक्षण ज़्यादा होगा, इसलिए AgF हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल में विलेय सबसे अधिक घुलनशील सल्फेट है? अब सर्वाधिक घुलनशील सल्फेट कौन है ये हमको पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक घुलनशील सल्फेट। अब इसके आंसर में अगर अपन जाए तो चारों ही धनायन है। फिर से फजन का रूल अगर लगाएं, पर यहाँ पर धनायन है तो फजन का नियम धनायन के लिए क्या था? फजन का नियम लिख रहा हूं, आयनिक लक्षण का धनायन के आकार के साथ सीधा रिश्ता है। ऐसा मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था। तो जो नोट्स में लिखा है वैसे ही तरीके से मैं भी आपको यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। आयोनिक कैरेक्टर का साइज ऑफ केटायन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब धनायन का आकार अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आयनिक गुण भी ज़्यादा होगा। अब अपने को धनायन का आकार ढूंढना है, साइज ऑफ केटायन ढूंढना है। अब साइज ऑफ केटायन अगर आप ढूंढना चाहते हो तो आपको ग्रुप में जाना पड़ता है, फिर वही ग्रुप स्टडी। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। हिंदी में कह लो तो आकार बढ़ता है, कौन सी बहुत बड़ी बात बोल दी। तो जिसका साइज ज्यादा उसमें आयनिक गुण ज्यादा। इन चारों में जो नीचे आएगा उसका साइज ज्यादा है, बेरियम का। ठीक है, बेरियम का साइज ज्यादा है, इसलिए ज्यादा आयनिक गुण कौन दर्शाएगा, बेरियम। बेरियम। अब आपके यहाँ आंसर जो है उसमें करेक्शन कर लेना, शायद उसमें आंसर बेरिलियम दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कोर्स के बाहर का, एक सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री हमको है ही नहीं, सह संयोजी रसायन वाला चैप्टर हमको है ही नहीं, पर फिर भी क्वेश्चन आता है। तो के4 एफिसियन के4 एफिसियन 6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड क्या है? तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, संकुल यौगिक।
एफओ FeCO5 की संरचना है, ये भी हमारे कोर्स के बाहर है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सहसंयोजी रसायन पीएटी की केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं है, फिर भी क्वेश्चन देता है। अब व्यापम की मर्जी है, एक दो चार क्वेश्चन ऐसे वो डालता ही है, अपन कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। अगला है, नाइट्राइट आयन में नाइट्रोजन पर औपचारिक आवेश होगा। ये हमको क्वेश्चन पूछा गया नाइट्राइट आयन के लिए। नाइट्राइट आयन फॉर्मल चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्राइट आयन। पहले तो नाइट्राइट आयन पढ़ते हैं, NO2 माइनस को नाइट्राइट आयन बोलते हैं। अगर आप ठीक से इसको समझेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप में से प्रत्येक आदमी जानता है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब उसको इस तरह अरेंज करो कि बॉन्डिंग हो जाए इजीली। ठीक, बॉन्डिंग इजीली करवाने के लिए यहाँ पर दो, यहाँ पर दो रख रहा हूँ और यहाँ पर एक ही रख रहा हूँ। अब इसकी बॉन्डिंग को अगर अपन ध्यान से देखें तो इधर जा करके नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। इधर जा करके जब वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर वही बात, 6। अब बॉन्डिंग करते टाइम कैसे बॉन्डिंग हो रही, ये दो की शेयरिंग हो गई और इधर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग हो रही। कुल मिलाकर इसके पास जो है बॉन्ड बनाते टाइम इस नाइट्रोजन का अपने को क्या निकालना है बेटा, फॉर्मल चार्ज। हम सब जानते हैं फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मल चार्ज Fc इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर। हिंदी में कहें तो औपचारिक आवेश क्या होता है, केंद्रीय परमाणु में, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी युग्म माइनस 1/2 गुणा बंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको इस तरह समझे, केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 माइनस लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। ठीक है, लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। इसी प्रकार -1/2 गुणा, इसके पास बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से गिनो, नाइट्रोजन ने इधर 2, इधर 2, इधर 2, टोटल 6। ठीक, 2 से 6 कट गया 3 बार। अब ध्यान से देख रहे हैं तो 5 - 5 आ रहा है और 5 - 5 को सॉल्व करने पर 0 आता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज का क्वेश्चन जो है वो आता रहता है, हिंदी में औपचारिक आवेश का प्रश्न आता है। अगला पॉइंट है हमारा
चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच प्रतिकर्षण का सही क्रम चुनो। तो अपन तो जानते हैं सबसे तेज प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर, बी वाला करेक्ट है। ये हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जल के अणुओं में परमाणु जुड़े होते हैं। अब जल के अणुओं में परमाणु किसके द्वारा जुड़े हैं बेटे? संयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में कहे तो सहसंयोजी बंध। अब थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी की मिस्टेक है, अंग्रेजी करेक्ट है, हिंदी गलत है। तो इसको क्या बोलना चाहिए हमको? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन जल के अणुओं। ये हमने पढ़ा है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने का काम ही नहीं है, थ्योरी में पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हिंदी में अंग्रेजी में कहे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था जब केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी पढ़ाई कि दुनिया का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हीलियम परमाणु के अपने रासायनिक संयोजन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसकी संयोजकता होगी। बेटा हीलियम जो है इसके पास ओवरऑल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 1s2। अब ये ना 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए हम इसकी संयोजकता को शून्य कहते हैं। ये भी मैंने आपको एक लेक्चर में थ्योरी पढ़ाते समय बताया कि हीलियम की संयोजकता को शून्य लिया जाता है, 0। ठीक है, हीलियम की संयोजकता शून्य है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, एक तत्व के परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन है। इन द एटम ऑफ वन एलिमेंट 7 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इट रिक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय एक्सेप्टिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन द आयन इज। ये अपनी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके उत्कृष्ट गैस के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है। अब आप सब जानते हैं कि जिसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ले करके अष्टक पूरा करना चाहता है। जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। इसलिए हम उस का आयन बनाते समय उसके माथे पर सिंगल चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो उसके आयन पर कौन सा आवेश होगा? -1। ठीक है, ये वैलेंसी का कंसेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वैलेंसी -1 होगी। आगे, what would be the formal charge on the oxygen atom molecule represent as Lewis structure if the oxygen are labeled as second on the left hand? मतलब लेफ्ट साइड जो है उसको सेकंड बोला गया और जो टॉप पर है उसको फर्स्ट बोला गया और राइट एंड पर जो है उसको थर्ड बोला गया। मतलब आपको ओजोन पूछ लिया उसने, सीधी सीधी बात, इसको वो थर्ड बोल रहा है तो राइट वाले को क्या बोलना है? लेफ्ट वाले को सेकंड, सेंटर वाले को फर्स्ट। और आपको ओजोन का कैरेक्टर यहाँ शो करना है। अब अगर मैं इसको डबल बॉन्ड बोलता हूँ तो बेटा हमने इतना तो पढ़ा है चैप्टर में कि जो डबल बॉन्ड वाला ओजोन है, जो डबल बॉन्ड वाला ओजोन है ये वाला, इस पर हमने पढ़ा है कि फॉर्मल चार्ज 0 है। जबकि ये जो सेंट्रल एटम है ऊपर वाला, इस पर हमने पढ़ा है कि फॉर्मल चार्ज +1 है, थ्योरी देखो वीडियो में। और इस पर हमने पढ़ा है कि फॉर्मल चार्ज माइनस है।
तो अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से कहें तो +1 0 और -1, ठीक है। +1 0 -1 हमको आंसर देना चाहिए कायदे से, ठीक। अगर हम उसके करेक्ट ऑर्डर में बताएं तो सेकंड वाले को पहले क्या बोला, सेकंड ऑक्सीजन, तो सेकंड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0, फिर फर्स्ट ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज +1, थर्ड ऑक्सीजन का -1, तो 0 +1 -1। बेटा हिंदी में भी सेम है, आपके लिए समझना आसान है। लुईस संरचनाओं में दर्शाए गए रूपों में ओजोन के अणुओं में ऑक्सीजन परमाणु को औपचारिक आवेश क्या होंगे यदि ऑक्सीजन के कोणीय ओजोन अणु में दूसरा ऑक्सीजन बाईं तरफ लिखा। ये फिर वही बात है, ये इसको सेकंड बोल रहा है, बीच वाले को फर्स्ट बोल रहा है और इसको थर्ड बोल रहा है। बेटा हमने इसको डिटेल में पढ़ा है थ्योरी चैप्टर्स में कि इसको हमने 0 दिया था, इसको +1 और इसको -1, फॉर्मल चार्ज हमने पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। Why the pi 2px and pi 2py molecular orbital lower in the energy than sigma 2pz molecular orbital in the case of nitrogen molecule। ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हिंदी में कहे तो नाइट्रोजन अणु, अंग्रेजी में कहें तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा उधर ले लेता हूँ हिंदी में। नाइट्रोजन अणु के मामले में पाई 2px और पाई 2py आणविक ऑर्बिटल ऊर्जा में सिग्मा 2pz आणविक ऑर्बिटल ऊर्जा से कम होते हैं। मतलब वो आपको क्वेश्चन जो बोल रहा है वो समझा देता हूँ कि नाइट्रोजन अणु हमने MOT में पढ़ा था, आणविक कक्षक सिद्धांत में पढ़ा था कि नाइट्रोजन अणु की संरचना में इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार भरा जाता है। कैसे भरा जाता है, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद पाई 2px, उसके बाद पाई 2py, पाई 2py और उसके बाद सिग्मा 2pz। तो वो ये आपको कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु का विन्यास जो होता है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, वाई सिग्मा 2pz इज हैज लेस एनर्जी, मतलब सिग्मा 2pz से लेस एनर्जी किसकी है, पाई 2px और पाई 2py की। हिंदी में कहें तो पाई 2px और पाई 2py पहले भरे जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा कम है, और सिग्मा 2pz बाद में भरा जाता है क्योंकि उनकी ऊर्जा ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, तो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन होने के कारण यहाँ हमको इस पर जाना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक यहाँ पर जाकर ठहरता है कि 2s और 2p आणविक कक्षक के मिश्रण के कारण यहाँ क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु बनाते समय नाइट्रोजन परमाणु के 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। इंग्लिश में अगर आप देखो, बिकॉज ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन एटम। ये थोड़ा ठीक ठाक आंसर है, बाकी बिल्कुल थोड़ी अलग बातें हैं, क्वेश्चन बिल्कुल अलग लेवल का है। Assuming that Hunt's rule is violated, अब हिंदी में कहें तो माना कि हुंड के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक है, तब ऑक्सीजन अणु का आबंध क्रम क्या होगा और चुंबकीय व्यवहार क्या होगा। इंग्लिश में एज्यूमिंग दैट हंट्स रूल इज वायलेटेड, मतलब हंट्स रूल को तोड़ा जा रहा है। अगर हम हंट्स के रूल को तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होगा, आइए बताता हूँ। फिर वही बात जो हमने अभी पढ़ी थी, MOT का क्वेश्चन है बेटा ये। तो अगर हंट्स रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, हंट्स रूल फॉलो करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2,
सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 1 पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 1। ये हमने कल पढ़ा था। अब ये तो तब जब हुंड के नियम का पालन किया जाता है। हुंड के नियम का पालन किया जाएगा तो उस स्थिति में इसका स्वभाव, इसका व्यवहार कैसा होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्वभाव होगा पैरामैग्नेटिक, हिंदी में कहें तो अनुचुंबकीय। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हुंड के नियम को तोड़ दो। ठीक है, तो जब मैं हुंड के नियम को तोड़ता हूं, वायलेटेड हंड्स लॉ, जब मैं हुंड के नियम को तोड़ता हूं, तो जब मैं हुंड के नियम को तोड़ता हूं तो हुंड ने क्या बोला था कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पेयरिंग तभी होगी जब सब में एक एक चले जाएं। अगर मैं उस लॉ को वायलेट कर देता हूं तो सेम एनर्जी वाले दो ऑर्बिट है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की बजाय एक साथ इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे? पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में 2 आ जाएंगे, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py खाली रह जाएगा। अब इसके आधार पर देखो तो इसके पहले के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं हिंदी में कहें तो ये भी युग्मित हो गया, और युग्मित हो गया तो इसका स्वभाव कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। तो अगर हुंड के रूल को फॉलो किया जाए तो इसका कैरेक्टर होगा डाईमैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो हम सब ने पढ़ा है O2 का बॉन्ड ऑर्डर, हिंदी में कहें तो बंध क्रम कितना होता है? 2। इतना तो सबको याद ही है। 2 होता है, क्यों होता है? क्योंकि जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बंध क्रम 2 होता है। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी। तो बंध क्रम तो 2 होगा, लेकिन हुंड्स लॉ को वायलेट करने पर उसका कैरेक्टर हो जाएगा डाईमैग्नेटिक। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 एंड द कैरेक्टर विल बी डाईमैग्नेटिक। हिंदी में कहें तो बंध क्रम जो है वो 2 होगा और स्वभाव जो है वो प्रतिचुंबकीय होगा। क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है। अब ये फिर वही हमारे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, ये न्यूट्रल है। अगला, टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द NH4Cl। NH4Cl में किस प्रकार के बंध है? सभी प्रकार के बंध है। ये देखो भैया, पहले मैं बना रहा हूँ सहसंयोजी बंध ग्रीन कलर से। तो ये जितने भी बंध मैंने बनाए ये तीनों सहसंयोजी बंध है ग्रीन कलर से। फिर अब मैं बना रहा हूँ एक बंध ब्लू कलर से, लोन पेयर डोनेट करा, और अब जो बॉन्ड बनेगा वो कौन से कलर का है? ठीक है, इसका कलर और चेंज कर देते हैं, आपको अच्छा दिखेगा। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, हिंदी में उपसह संयोजी बंध है, ये चौथे हाइड्रोजन के साथ। तो ये टोटल तो बना NH4+। ठीक है, इसको बोलते हैं NH4+। और ये बॉन्डिंग कर रहा है किसके साथ? Cl- के साथ। तो कौन सी बॉन्डिंग हुई? आयोनिक बॉन्डिंग। तो ये वाला जो बंध है ये आयोनिक बॉन्ड, हिंदी में आयनिक बंध है। ये वाला जो बॉन्ड है आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेट है, ये तीनों कोवेलेंट है। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। विद्युत संयोजी, ये वाला विद्युत संयोजी आयनिक बंध, ये वाला सहसंयोजी सहसंयोजी सहसंयोजी, और ये उपसहसंयोजी, इलेक्ट्रोवेलेंट, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हम सब जानते हैं कार्बन जब कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है बेटा तो 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आंसर, डायरेक्ट
गिफ्ट में नंबर देने के लिए क्वेश्चन आया है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर देखो, हमको जो क्वेश्चन दिया है वो ClO3 माइनस, माइनस मतलब क्या होता है, एनायन, हिंदी में कहें तो ऋणायन। तो जब आपको ऋणायन का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको फार्मूला ऐसा चुनना है जो आपकी बातों को साबित करता हो। तो आपके लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा है बेटा थ्योरी में। एक्स कौन है, एक्स इज द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हिंदी में कहें तो एक्स संकरित कक्षकों की संख्या है। ये हमने संकरित कक्षकों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है नोट्स में, और उस सूत्र के अनुसार हमारा ये वाला फॉर्मूला सही है। x बराबर एस ए प्लस 1/2 जी माइनस वी प्लस ए। कृपया इन संकेतों को समझें। एस ए कौन है, केंद्रीय परमाणु के आसपास परमाणु या समूहों की संख्या। जैसे मान लो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ CH4, तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 1 2 3 4, CH4 में कितने परमाणु या समूह है, 4, प्लस 1/2 इंटू जी। जी का मतलब क्या है, यहाँ पर आद्य अवस्था में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ, केंद्रीय परमाणु कार्बन है, कार्बन के पास सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास प्रिमिटिव स्टेज में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, माइनस वी, वी मतलब मोनोवेलेंट, हिंदी में कहें तो एकल संयोजी, अंग्रेजी में कहें तो मोनोवेलेंट। क्या हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, यस। कितने मोनोवेलेंट है, 4, प्लस ए, ए मतलब चार्ज ऑन एनायन। बोलो, एनायन पर चार्ज कितना है, ठीक, उसको अपन ए ले लेंगे। तो अब यहाँ पर ए ले लेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बात करें ClO3 माइनस के हिसाब से, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ClO3 माइनस, तो सेंट्रल एटम हो गया Cl। अब हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, सेंट्रल एटम अगर Cl है तो Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, Sa, कितने लोग जुड़े हैं, 3, प्लस 1/2, क्लोरीन की प्रिमिटिव स्टेज में क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, माइनस एकल संयोजी। अब ऑक्सीजन एकल संयोजी नहीं, ऑक्सीजन तो बाईवेलेंट है, और अगर ऑक्सीजन बाईवेलेंट है तो कितने ऑक्सीजन है, 3, तो उसका करो डबल, 3 इंटू 2, प्लस चार्ज ऑन एनायन कितना है, एनायन पर चार्ज है 1, ये रहा -1। चलो, तो 3 प्लस 1/2 इस टाइप से अपन उसको निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर सी है। हमको कोई आंसर नहीं पूछा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। नीचे 3 सहसंयोजी प्रजातियां दी गई हैं, इनमें से एक समसंरचनात्मक को पहचानिए। The given below are the 3 covalent species. Identify one which is isostructural with boron trichloride. अब बेटा बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 का स्ट्रक्चर आपको पता हो तो ये था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है किसका, BCl3 का, ठीक। तो इसी तरह से SO3 भी कैसा है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है, हिंदी में कहें तो त्रिकोणीय समतलीय। हिंदी वालों के साथ समस्या आती है, इंग्लिश में बोलो तो त्रिकोणीय समतलीय। अगला, संकरण एक सैद्धांतिक अवधारणा है जिसे सहसंयोजी यौगिकों के संरचनात्मक गुणों की व्याख्या करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर के संकरण की स्थिति पहचानी। हाइब्रिडाइजेशन इज ए थियोरेटिकल कंसेप्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, पढ़ा था। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर एटम इन द सल्फर हेक्साफ्लोराइड दैट इज SF6। तो बेटा ये सब हमने पढ़ा है। SF6 जो हमने पढ़ा था उसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन था sp3
D2। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है बेटा। अब आप सबको थोड़ा एक हिसाब से चलना पड़ेगा। P जो है उसका उसको हम NH3 कह रहे हैं P को, Q को हम CO2 बोल रहे हैं और R को हम SiF4 बोल रहे हैं और S को हम लोग BCl3 बोल रहे हैं। अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है संकरण हाइब्रिडाइजेशन की तो ये था ट्राइगोनल प्लेनर और इसका बॉन्ड एंगल था, हिंदी में बंध कोण था 107 डिग्री। ये मैंने आपको पढ़ाया है। CO2 में बंध कोण होता है बेटा 180 डिग्री क्योंकि ये लीनियर है 180 डिग्री। SiF4 जो है टेट्राहेड्रल है, इसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसका जो है वो त्रिकोणीय पिरामिडीय इसको कहें तो रेखीय लीनियर, इसको कहें तो टेट्राहेड्रल हिंदी में चतुष्फलकीय और इसको कहें तो त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय ये सब हमने पढ़ रखा है। आपका जो नोट्स है उसके अंदर चार्ट है, चार्ट के अंदर इन सब के बारे में दिया हुआ है। अब आप ही बताएं सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है बेटा CO2 का। तो सबसे पहले तो Q आएगा, सबसे पहले Q, ये रहा Q। Q के बाद उससे थोड़ा कम कौन है S, Q से छोटा S। फिर उससे छोटा कौन है Q हो गया, S हो गया। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में R छोटा है और सबसे छोटा P है। तो हमारा आंसर E रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया कि आपने संकरण चैप्टर का चार्ट ठीक से पढ़ा है या नहीं। हाइब्रिडाइजेशन आपने ठीक से लर्न किया है तो आप इसको जरूर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर gaseous atom result in the formation of the ionic bond. Which one of the following statement does not correctly explain the condition for the formation of a stable ionic bond? कौन सी कंडीशन स्टेबल आयनिक बॉन्ड को ठीक से एक्सप्लेन नहीं करती है बोल रहा है। तो मैं कहूँगा लेटाइस एंथैल्पी इज वेरी लो, जबकि हमने लेटाइस एंथैल्पी के लिए क्या बोला था, वेरी हाई होना चाहिए। फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड लेटाइस एनर्जी शुड बी वेरी हाई, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट पूछा है। हिंदी वालों के लिए परमाणु में से दूसरे गैसीय परमाणु में जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होकर आयनिक बंध बनता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन स्थिर आयनिक आबंध के निर्माण की स्थितियों को ढंग से व्याख्या नहीं करता है। तो हमने पढ़ाया था कि जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी का मान उच्च होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या दिया है, निम्न। तो अगर हम चाहते हैं कि आयनिक बंध बने तो जालक एंथैल्पी क्या होना चाहिए, उच्च, तब जाकर आयनिक बंध बनेगा। तो जालक एंथैल्पी का कम होना मतलब आयनिक बंध नहीं बनेगा, इसलिए यह कथन गलत है। बाकी सब हमने पढ़ा, धनायन बना रहे परमाणु की आयनीकरण एंथैल्पी कम होना चाहिए, ये भी पढ़ा हमने। ऋणायन बनाने वाले की लब्धि एंथैल्पी उच्च होना चाहिए, ये भी पढ़ा हमने। ठोस अवस्था में आयन युग्मों को एक साथ रखा जाता है, ये भी पढ़ा हमने। उपसंयोजी आबंध को दाता आबंध भी कहा जाता है, जो दाता ग्राही प्रकार के आबंध होते हैं। निम्नलिखित में से एक उपसंयोजी आबंध नहीं है। सिंपल सी बात है, घुमा फिरा के बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा कौन सा है जिसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। नॉट बोला तो OF2 के पास नहीं है बेटा, H3O में है, हम सब जानते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है स्त्रियों में। फिर NH4+ में भी बनता है, अभी बना के बताया। NH3BF3 में भी बनता है, फेमस एग्जाम्पल है, मैंने थ्योरी में ही पढ़ाया है आपको। एक लोन पेयर का डोनेशन करने से बनता है। तो कुल मिलाकर कहाँ पर नहीं बनता है? OF2 में। ठीक है, OF2 में दोनों तरफ जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवेलेंट हैं, नॉट कोऑर्डिनेट। तो इन सब के पास कोऑर्डिनेट 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 है, लेकिन इसके पास कोऑर्डिनेट नहीं है। Which of the following is not a characteristic of pi bond? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग ही लेवल पर जाकर है, पढ़ लेते हैं। तो द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई लोकेटेड अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स, नॉट बोला। पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ द 2p ऑर्बिटल इज कंपल्सरी। भाई बॉन्ड बनाने में, बनते समय कंपल्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये वाला करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन पाई बंध की विशेषता नहीं है? तो 2p कक्षकों का समांतर अभिविन्यास आवश्यक है, ये उसकी विशेषता नहीं है पाई बंध की। हाँ, पाई बंध बनाते समय जरूर 2p कक्षक एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, पाई बंध बनाते समय। पर पाई बंध बन गया तो ये उसकी विशेषता नहीं। व्हाट विल बी द POH वैल्यू, ये इस चैप्टर का ही नहीं है। मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में हिंदी में सही का मिलान करें तो बताओ, H2O किसके साथ मिलेगा? कोवेलेंट के साथ मिल जाएगा। ये क्लोराइड यहाँ पे नहीं है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यहाँ पर है। फिर NH4Cl तो अपन जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट वाले का D के साथ, सेकंड वाले का C के साथ। NH4Cl तो इलेक्ट्रोवेलेंट है, थर्ड वाले का A के साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड B के साथ। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हुआ। हिंदी में H2O कौन सा यौगिक है? सह संयोजक बंध बनाता है, इसलिए इसका इसके साथ जोड़ा बन रहा है, A का D के साथ। NH4Cl में हम सब जानते हैं NH4 के अंदर उपसह संयोजी बंध होता है, उपसह संयोजी बंध ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो सेकंड वाले का C के साथ। NaCl आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध बनाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड सह संयोजी बंध बनाए। निम्न में विषम ज्ञात कीजिए। अब ये विषम भी गलत ही लिखा है, ऑड वन मतलब जो बाकी लोगों से अलग है। ठीक है, तो बाकी लोगों से कौन कौन अलग है ढूंढो। ठीक है, तो NaCl बाकी लोगों से अलग है क्योंकि NaCl में आयोनिक बॉन्ड है, जबकि बाकी सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। CO2 कोवेलेंट बॉन्ड, C अपने दोनों तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड चारों तरफ कोवेलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से हिंदी में कहें तो ये सह संयोजी सह संयोजी सह संयोजी, जबकि ये आयनिक। एक अणु में दो डैश 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 परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध लंबाई के रूप में बदल दिया जाता है। अब अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है। A dash 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 distance, equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms। तो एक संतुलन दूरी जो कि दो परमाणु के नाभिकों के बीच बंधी परमाणुओं को दर्शाती है, इसलिए हमारा C आंसर करेक्ट है। उस संतुलन दूरी को हम बंध लंबाई कहते हैं। आयनिक बंध का निर्माण तब होता है जब एक धातु परमाणु एक या अधिक इलेक्ट्रॉन अधातु परमाणु को देता है। हमने पढ़ा था शुरू में,
धातु अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है? अधातु को। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है? नॉन मेटल को। इन्हें कौन है? मेटल। इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? क्लोरीन को। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया। सोडियम कौन हो गई? मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिसीव करती है। ये हमने आयनिक बॉन्ड की थ्योरी में पढ़ा था बच्चों। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, दोनों होता है, गेन भी होता है और लॉस्ट भी होता है। ए भी करेक्ट और बी भी करेक्ट। भाई इलेक्ट्रोवैलेंट हिंदी में विद्युत संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि भी होती है, दोनों होते हैं। इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है, इलेक्ट्रॉन लिया भी जाता है। इन HCl बॉन्ड फॉर्म इज, HCl में कौन सा बंध बनता है? तो H और Cl के बीच एकल बंध बनता है, सिंगल बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर CH2Cl। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, यहाँ ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तरफ H है और एक तरफ Cl है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो C और C के बीच 3 बंध हैं। तो अब यहाँ तो 3 वाला तो आंसर ही नहीं, देखो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो गलत है। इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए? या तो डबल कोवेलेंट कोऑर्डिनेट की जगह कर देता वो। एक बार और चेक कर लेते हैं। तो सिंगल कोवेलेंट किसके अंदर है? HCl। कितने हैं? 1 कोवेलेंट। और यहाँ पर डबल कोवेलेंट की जगह क्या आना चाहिए? 3 कोवेलेंट। देख लो आपको खुद ही दिख रहा है 3 कोवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ डबल की जगह ट्रिपल आना चाहिए, आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। मिस्टेक है, आप सभी लोग ध्यान दें। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज अवर करेक्ट आंसर। अगला ये वही C2HCl, अभी जो मैंने बोला है ना, दोनों में कार्बन के बीच बनने वाला बंध। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है हिंदी में, अंग्रेजी में कंप्लीट है कि HCl में H और Cl के बीच एकल सहसंयोजी बंध है। कितने सहसंयोजी बंध है? एक। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में कितने सहसंयोजी बंध हैं? 3। विच ऑफ विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग आयोनिक? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आयोनिक सॉलिड को डिजॉल्व करने वाला सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट, पढ़ाया है मैंने थ्योरी में। आयनिक ठोस को घोलने में सक्षम विलायक कैसा होना चाहिए? ध्रुवीय विलायक। मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं। दो तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 21 और 27। ठीक है, अब एक 21 वाला है, 21 वाले का विन्यास अपन बताएं। तो 21 वाले का विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 आएगा इसका, 3d10 4s2 3d1 आएगा। 4s2 3d1 ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। 10 और 20 और एक 21। बी वाले का देख लेते हैं कौन सा 27 है, 21 का है, ये 27 का है। 27 का विन्यास देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। ठीक है, तो इसके डी में अगर 7 इलेक्ट्रॉन भर के देखेंगे तो इस प्रकार भरे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब इसकी वैलेंसी 3 है, +3। और इसकी वैलेंसी कितनी है? डी में एक ही है, मतलब +1।
तो दोनों की वैलेंसी के हिसाब से देखो तो वैलेंसी के अनुसार ये आपस में कौन सा बंध बना सकते हैं। 1 और 3 वैलेंसी वाले ये लोग इलेक्ट्रॉन ले दे करके विद्युत संयोजी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, 1 और 3 संयोजकता, दोनों की वैलेंसी जब सेम होती है तो आपस में बॉन्ड बनता है। कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी। जब दोनों की संयोजकता एक जैसी, इसकी भी 3 इसकी भी 3, पर इसकी 1 और इसकी 3 दोनों की संयोजकता अलग अलग है, तब आयनिक बंध बनता है। वह बल जो विभिन्न रासायनिक वर्णों में विभिन्न घटकों को एक साथ रखता है, जिन्हें रासायनिक बंध के रूप में जाना जाता है, उसकी प्रकृति होती है। बेटा, बंध की प्रकृति हमेशा आकर्षण की होती है। ठीक है, दो चीजों के बीच आकर्षण को ही हम लोग बंध कहते हैं। ठीक, the force which holds various constituents, atoms, ion, etc. together in the different chemical species known as chemical bonds are dash in nature, attractive in nature. बॉन्ड अट्रैक्टिव होता है, दो एटम के बीच आकर्षण होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण नहीं है? ठीक है, भौतिक गुण नहीं है बेटा, रिएक्टिविटी, भाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, हिंदी में कहें तो विलेयता, गलनांक, क्वथनांक, ये सब भौतिक गुण हैं, पर क्रियाशीलता भौतिक गुण नहीं है। कमरे के ताप पर क्रिस्टल क्रिस्टलीय ठोस होता है और दबाव में कभी भी तरल या गैस नहीं होता है। ठीक है, सामान्य ताप और दाब पर जो कभी भी गैस नहीं होता है या तो ठोस होता है, तरल भी नहीं होता, केवल ठोस होता है। कमरे पे ताप पर केवल ठोस, ऐसे तो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, ये हमने पढ़ा है चार्ट में। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ, ये आयनिक और सहसंयोजी यौगिक का एक चार्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि आयनिक यौगिक कमरे के ताप पर ठोस होते हैं। तो ये आपका आयनिक बंध चैप्टर समाप्त हुआ। आपने देखा कि किस तरह से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, और हम अगर हमारा जो स्वराज कोचिंग का नोट्स है उसको लाइन टू लाइन फॉलो करते हैं तो किस तरह से हमारे क्वेश्चन आसानी से बनते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से PYQ देखते रहें, आप अपना स्कोर बढ़ाते रहें, ताकि PAT आते आते आपका हर टॉपिक बेहतर तरीके से तैयार हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।